अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान का हाज़िर खिदमत है। आज हम हैं ज़ियाउद्दीन कॉलेज कराची में और इस वक्त हम कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने हैं। ये एज बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसमें ख्वाब आप बना रहे होते हैं कि आप मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और ये एज वो होती है कि जिसमें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स का होता है कि उन्होंने आपको आपके बारे में फ़ैसला किया होता है कि आपने किस स्कूल में पढ़ा होता है या आपने किस कॉलेज में आप मौजूद हैं या आपने जो है वो क्या डायरेक्शन लेनी है। मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, अकाउंटेंसी में जाना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, क्या करना है। तो इसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। फिर चैलेंजेस एक तो आपके अपने शौक़ और ज़ौक़ के हवाले से है कि क्या आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि आपको किधर जाना है। दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें देखना होता है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है वो कैसा है, कॉलेज सिस्टम कैसा है, बोर्ड्स जो मुख्तलिफ बोर्ड्स आ गए हैं उनमें फ़ैसला करना, फिर रिज़ल्ट्स मैटर कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ ये बुनियादें बन रही होती हैं आपके मुस्तक़बिल की और इन बच्चों का मुस्तक़बिल, इन नौजवानों का मुस्तक़बिल ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मिस कैमिन पारक साहिबा हैं जो कि एकेडमिक कंसल्टेंट हैं ज़ियाउद्दीन एजुकेशन सिस्टम से, और आप एक्स प्रिंसिपल हैं BVS से। आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ जनाब अरसलान इकबाल लगारी साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं ज़ियाउद्दीन कॉलेज से। आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और हमारे साथ समरा पिरान साहिबा मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड से। मैडम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं ज़्यादातर महंगे स्कूल में पढ़ा लो, यानी जितनी इतनी चादर है उससे ज़्यादा पे लोग जाते हैं। क्या बच्चे भी उतने कॉन्शियस हैं? जितने पेरेंट्स सोच रहे होते हैं बच्चों के बारे में, वो दिल जमी से उतना पढ़ रहे होते हैं, रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, या क्या उन्हें ज़्यादातर क्या चैलेंज नज़र आता है आपको? ये बच्चों से पूछा जाए। बिल्कुल, जो माँ-बाप की ख्वाहिश होती है वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे की चाह हो। ये हमने बहुत देखा है। मेरी 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने लड़कों के स्कूल में पढ़ाया है और लड़कों के माँ-बाप जो हैं वो कहते हैं बेटा सिर्फ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, और BVS इज़ द टॉप स्कूल इन कराची, बल्कि इन पाकिस्तान। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक ख्वाब होता है कि जना हमारा बच्चा BVS में जाके पढ़े, तो उसका जो एलुमनाई ग्रुप है जी, क्या वो बहुत सक्सेसफुल है? यस, अलमनाइज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, मगर मेरे नज़दीक डाइवर्सिफाइड नहीं है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। मैं अभी किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं तो वहाँ BVS का अलमनाई होगा, मैं बाहर जाऊं तो BVS का अलमनाई होगा, मगर डाइवर्सिफाइड नहीं है। अब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। अच्छा, क्या पॉलिटिक्स के अंदर भी गए हैं? पॉलिटिक्स में भी है। मेरा मतलब है डाइवर्सिटी से आर्ट में कितने लोग हैं, कल्चर में कितने लोग हैं, विमेन एम्पावरमेंट में कितने लोग हैं। ये मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ क्लोन्स बनाते हैं। नहीं, असल हम में लोग उसकी बच्चों वजह को नहीं, उसकी वजह ये होती है ना कि फ्यूचर के हवाले से फिक्रमंद होते हैं पेरेंट्स, मगर वो कि फ्यूचर बच्चा जो है ये पैसे भी कमा सकेगा, नहीं कमा सकेगा। एग्जैक्टली, असल बात ये है ना, मगर आप आई एग्री विद यू, बट इफ दैट चाइल्ड इज वेरी गुड एज एन आर्टिस्ट, उसके पीछे पैसा भागेगा, उसको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इस मौजू पर मैं एक बात कह दूं, वो कितना बुरा डॉक्टर बनेगा, मैं तो मरती भी हूँ तो उसके पास ना जाऊं भाई। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप डॉक्टर बनना नहीं चाह रहे फिर भी जबरदस्ती डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो वाकई में फिर आप बहुत बुरे डॉक्टर बनेंगे। वो सुबह उठ के उसका दिल ही नहीं करेगा, वो तो पेशेंट्स को देख के उसकी तबीयत खराब होगी। तो आप क्यों डॉक्टर्स बना रहे हैं who are killing people, you know? And why are you having engineers who are making these horrendous buildings that we see around us? Where are our artists? Where are our thinkers? Where are those who are going to empower our women? लड़कों के स्कूल के अंदर तो आपको विमेंस डे मनाना जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी औरत को कहेंगे ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है, जब तुम्हारा भाई ही तुम्हें वो हक नहीं देगा, तुम अपनी माँ को उस तरीके से नहीं देखोगे, तो बीवी और बेटी को क्या दोगे? सो फॉर मी दैट अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि हमें किस शोबे में जाना चाहिए, इस पर बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि
बेसिकली हर इंसान जो है ना वो बड़ा कीमती है। हाँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बड़ा बैलेंस बनाया है और हर शख्स में एक ऐसी सलाहियत मौजूद है कि जिसमें वो बहुत टॉप पे जा सकता है, बहुत पीक पे जा सकता है। और वो जो आपने कहा ना कि दुनिया उसके पीछे हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को या वो खुद नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा, वो कहते हैं ना हीरा को तराशने वाला, कोई नजर रखने वाला उनको देख लेता है, तो फिर वो अचानक जो है वो शाहिद अफरीदी बन जाते हैं, आतिफ असलम बन जाते हैं, मतलब किसी भी शोबे के अंदर जो है वो टॉप पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है, तो इसलिए आप वो तलाश करें, अपने अंदर तलाश करें कि कोई चीज़ है मेरी ऐसी कि जिसमें मैं टॉप ऑफ द लाइन में पहुंच सकता हूँ। अब इसमें अरसलान साहब, मैं ये देखता हूँ कन्फ्यूजन जो है। बैक इन माय टाइम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना नहीं चाहता था। और आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू मीडिया साइंसेस। मुझे बहुत प्रोडक्शन का और बहुत डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं अपने कॉलेज और स्कूल में बहुत इस चीज़ में आगे आगे था, लेकिन वही एक परसेप्शन कि बच्चा है तो इंजीनियर बनेगा। सो आई वाज फोर्स्ड, लिटरली आई वाज फोर्स्ड टू परस्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और वही बात कि अगर आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो बहुत ही बुरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। लेकिन वक्त के साथ साथ देन एज अ पार्ट टाइम टीचर जब मैंने स्टार्ट किया, सो एक टीचिंग की एक इनबॉर्न मेरे अंदर एक स्किल हमेशा से लोग कहते थे कि है, एंड आई वांटेड टू टेस्ट दैट। और अगर मैं आप बच्चों को एक मजाहिया बात बताऊं तो मैंने जस्ट टू रिबेल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि अच्छा ठीक है आपने मुझे इधर वो करवाया है तो मैं अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ करूंगा भी। सो आई स्टार्टेड टीचिंग और वहां पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बिकॉज यू सी कॉमनली जब भी पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं तो एक प्रिंसिपल की परसेप्शन ये होती है कि एक कोई बहुत ही यानी टीचर बन के आप जो है वो एक डायरेक्टर भी बन जाते हैं, एक एक्टर भी बन जाते हैं, एक एंकर भी बन जाते हैं, आपके तो सारी चीजें करने का मौका मिल जाता है आपको। बिल्कुल। और आप खासतौर पे किसी इदारे को अगर चला रहे हैं तो बिल्कुल। सो हैविंग सेड दैट देन इवेंचुअली आई केम टू नो माय ओन पोटेंशियल और फिर मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के मेरे करियर के अंदर जो क्योंकि पैशन था, लगन थी, वही करना था जो मैं करना चाहता था। इट वाज आइदर द मीडिया साइंसेस या एजुकेशन। तो नाउ I can say that my career is in front of so many people where alhamdulillah in 12 years इन कंफ्यूजन्स के अंदर कहीं कहीं पॉजिटिव रास्ता भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ऐसा नहीं है कि मायूस हो जाए पेरेंट्स कि यार हम क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे। इसी में आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बिल्कुल ऐसे तो उसी में कोई रास्ता भी निकलता है, आप अपनी मंजिल भी तलाश कर लेते हैं, उस रास्ते पे आ जाते हैं। बिल्कुल। Coming back to the same point, counseling is very important. देखिए काउंसलिंग मगर बच्चे की भी होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये डिजिटल दौर है, बच्चे तो कहीं ना कहीं से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। उनको पता होता है व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, उनको पता होता है कि मेरे लिए आगे सूटेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अब तो एआई के थ्रू बच्चा आज से 10 साल के बाद देख सकता है कि कौन सी फील्ड इमर्जिंग होगी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारी चीजें जो आप सर्च कर रहे होते हैं जरूरी नहीं कि सब सही होगा। उसमें बहुत देखिए आप बहुत सारी चीजें जो है ना जो लोग कर चुके हैं बिल्कुल उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसी है। मिसाल के तौर पे आप बैचलर्स कहीं बाहर से करना चाह रहे हो तो आपको देखने में तो शायद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव आपको शायद टोटल नहीं पता होंगे। उसका फीस स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम, उसका जो आप जो फैमिली बैकग्राउंड है आपका या जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसमें आप क्या सूट कर सकता है आपको नहीं मालूम। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कि जिनको एक्सपीरियंस होता है वही आपको गाइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा फुकदान इस गाइडेंस का है। बिल्कुल। अच्छा, इस गाइडेंस का फुकदान है। एक्सपीरियंस रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए सही है, पेरेंट्स एट टाइम्स अपने 20 साल पुराने एक्सपीरियंसेस जब अपने बच्चे को बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने 20 साल पहले ये किया था और आज भी वो रेलेवेंट है, तो उसकी रेलेवेंसी बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि रेलेवेंट लोगों का मिलना और अगर कोई मिल जाए मेंटोर, मैं बता दूं आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बहुत सही बात है। अगर किसी शख्स को कोई मिल जाए जिंदगी के अंदर, कोई एक शख्स भी, ज्यादा नहीं, और वो आपको बता दे कि आपको ये नहीं ये करना है, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए तो वो मैं समझता हूँ वो सबसे लकीस्ट पर्सन होगा। बिल्कुल। रिजवान, मैं एक बात कहूँ, इसमें अलमनाई आपकी बहुत काम आती है। अगर आप स्कूल लेवल पे आपकी अलमनाई में डिफरेंट वैरायटी में लोग हों, अगर उनको आप बुलाएं वो बच्चों को काउंसल करें। इसी तरह आप कॉलेज में आपकी जो अलमनाई है, अगर डाइवर्स अलमनाई है तो आप बुलाइए और वो बच्चों को तो वो गाइड करेंगे कि किस उससे बहुत फर्क, क्योंकि वो रेलेवेंस है, वो 2 साल पहले 3 साल पहले 5 साल पहले आइडिया दिया है। और मैं तमाम स्कूल्स को कहूंगा कि अपना एलुमनाई नेटवर्क क्रिएट करे। आजकल तो बहुत आसान है सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए। इसी तरह तमाम कॉलेजेस भी
और फिर वो एक खास एसोसिएशन होती है। मैंने अगर किसी स्कूल से पढ़ा है या किसी कॉलेज से पढ़ा है, अगर वो मुझे बुलाएगा ना तो मैं शायद किसी और स्कूल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उधर चला जाऊंगा। तो आपकी जिसने जहाँ पढ़ा होता है ना, उसकी खास एसोसिएशन होती है, वो फिर आएगा आपके पास ना, और फिर वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेंटरशिप क्रिएट हो जाएगी। टाइम एक ब्रेक का, और ब्रेकअप कंटिन्यू करते देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें ज़ियाउद्दीन कॉलेज में, और हमारे साथ समरा साहिबा मौजूद हैं। फरमाइए, ये जो बोर्ड्स का कंफ्यूजन है कि जनाब मैंने कौन सा बोर्ड लेना है, अब ये एक बड़ा चैलेंजिंग आ गया। अब पहले तो एक ही बोर्ड होता था, गवर्नमेंट का बोर्ड जो होता था, कि जैसे कराची में तो कराची बोर्ड है, लेकिन अब जो है वो ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी है, आखान बोर्ड भी है, LRN भी है जहाँ पर है, इसी तरह से O11 भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड मौजूद है, और भी होंगे सर। तो ये कंफ्यूजन है, पेरेंट्स परेशान हैं इस इशू पर। देखें, मुझे ये लगता है कि हमारी एज अ इंटायर सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा कमी है वो ये है कि हम लोग रीडिंग नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान में एक बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट था ना काफ़ी अरसे तक। जब हमने मैट्रिक किया तो हमारे पास एक ही बोर्ड था, जैसे आपने कहा। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं। एक बच्चे का, एक पेरेंट का फ़र्ज़ होता है कि आप अपने बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस पे काम करें, देखें कि वो किस तरह का है, उसका झुकाव, उसका इंटरेस्ट किस टाइप का है, वो किस तरह का लर्नर है, एनालिटिकल माइंड है, या उसका क्या। ये आपको क्या हेल्प करेगा बोर्ड आइडेंटिफाई करने में, करियर आइडेंटिफाई करने में। बच्चे को आप उसकी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ने दें, ये मेरा चैलेंज है। वो बच्चा कभी भी उस फील्ड में फेल नहीं होगा। लेकिन बोर्ड का ताल्लुक आपके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे आप अगर कैम्ब्रिज बोर्ड ले रहे हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं, अगर आप LRN ले रहे हैं तो उसका क्या प्लान है, या अगर आप ज़ियाउद्दीन या आखान ले रहे हैं तो ये। और फिर दूसरी बात ये कि हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटी, उनमें भी किसकी डिग्री ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन से बोर्ड के जरिए ज़्यादा परसेंटेज ला सकते हैं, ये सब चीज़ें फ्यूचर को देख के करना है। मैं आपको बहुत कंसाइज इसका आंसर देती हूँ। देखें, बोर्ड के आगे आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। आप इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस करें, क्यों? आपको इंटरनेशनली बाहर जाना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। अगर आप कोई नेशनल बोर्ड उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका प्लान है कि आपने पाकिस्तान में स्टे करना है। अगर मैं एक बहुत अच्छी पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्योंकि XYZ फैमिली रीज़न है, फाइनेंशियल रीज़न है, जो भी रीज़न है, आई डोंट हैव अ प्लान टू मूव अब्रॉड, मुझे कोई भी नेशनल बोर्ड से करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। मेरे सब्जेक्ट्स देखने चाहिए। हर बोर्ड हर सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता है। प्लस आपको ये देखना चाहिए कि उनके पास पेपर्स क्या कहते हैं, उनका सिलेबस क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि इट इज़ गुड फॉर यू, गो फॉर दैट। बाकी बात रही कि कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल बोर्ड्स के लिए ट्रस्ट ऑन IBCC, वट एवर IBCC सेइंग, क्योंकि आपको इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद आपको IBCC का लेटर चाहिए होगा आपकी सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी बोर्ड से आप कर लें, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो LRN हो, चाहे वो एडेक्सेल हो, ऑक्सफोर्ड AQA हो, आपकी इक्वलेंसी काम आएगी। आपको किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास इक्वलेंसी नहीं होगी। आपके पास इक्वलेंसी है, आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। सो कंफर्म इट फ्रॉम IBCC। IBCC का पोर्टल हम सब देख रहे हैं कि फेसबुक पे वो लोग बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप जाएं, उनकी वेबसाइट को खंगालें, उसमें देखें कि क्या ये बोर्ड की रिकग्निशन है, क्या ये इक्वलेंसी मिलती है। नहीं तो आप उनके डिफरेंट फोरम्स पे कॉल करके पता कर लीजिए। नेशनल बोर्ड्स जितने भी हैं, लोकल बोर्ड्स जितने भी हैं, वो थ्रू आउट पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हैं। तो पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान से बाहर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एक ईमेल लिखें, वहाँ से एंट्रेंस क्राइटेरिया मालूम कर लीजिए, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, यानी कि जो A लेवल्स कर रहे होते हैं या कोई और बाहर से स्टूडेंट्स होते हैं, ये वहाँ पे उन बच्चों को काउंसलर्स, इवन मैंने अब सुना है कि कराची के अंदर भी ये प्रैक्टिस बहुत आम हो रही है, जो बड़े अच्छे वाले A लेवल्स के कॉलेजेस हैं, वहाँ स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं। वो आपको पास आउट करने के बाद भी गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है।
तो मैं तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगी कि हर कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट काउंसलर्स होने चाहिए जो कि आपको ये बताएं कि आपका टारगेट ये है। अच्छा ओके, बच्चे को एनईडी में जाना है तो बेटा एनईडी का ये क्राइटेरिया, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इतनी तुम्हें परसेंटेज चाहिए। और आप हमेशा अपने पास सेकेंड ऑप्शन खुला रखें, यानी अगर आप एक बोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, गो फॉर अनदर बोर्ड एज वेल। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने तैयारी तो वही की है, करिकुलम तो वही दिया, एक टेस्ट आप कंफ्यूज ना करें, आप क्या कह रही हैं? अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं तो आप दो बोर्ड से पेपर दें। सर इट्स वेरी इजी, आप दे सकते हैं, दुनिया में लोग देते हैं, कॉमन है, इट्स कॉमन। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, मैं तो आपने समझता हूँ कि ज़्यादा बच्चा, देखिए ऐसी बात नहीं, फोकस्ड होना होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फोकस करना होता है। तो अगर हम एक बच्चे को कहते हैं आप दो बोर्ड्स के अंदर तैयारी करो, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं नहीं सर देखिए, सब्जेक्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आप लोकल बोर्ड पे जाते हैं हाँ। तो इसमें तो मैट्रिक में सिंधी भी मौजूद है, ठीक ठीक है, है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो तो कैम्ब्रिज में नहीं है। चलिए मैं आपको अब इसका आप जवाब सिंधी देती का हूँ। पेपर कैसे क्लियर करेंगे? जो कैम्ब्रिज का बच्चा है वो अगर आ रहा होगा कराची बोर्ड के अंदर पेपर जी, देने। सर देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस वक्त किसी भी बोर्ड में जाएं ना और आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो आपने 5 इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस की हुई होंगी, यानी 5 सब्जेक्ट्स किए होंगे इंटरनेशनल। पाकिस्तान का क्राइटेरिया ये कहता है कि आपने पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स एज अ कंपलसरी करना है। तो जो आपके रह जाते हैं वो आप लोकल बोर्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप करते हैं ना, तो फिर आपके पास डुअल बोर्ड्स हो गए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के 2 बोर्ड से आप कैसे दे सकते हैं। आप फिजिक्स का जो सिलेबस देखेंगे या मैथ्स का जो सिलेबस देखेंगे वो एक पर्टिकुलर लेवल पे वही होगा। द ओनली थिंग इज असेसमेंट क्राइटेरिया, तो आप उसको नहीं, ट्राई लेकिन करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप अपना तमाम खून पसीना मेहनत तमाम तर फोकस जो है ना वो एक जगह करें, उसी में मेहनत करें, उसी का रिजल्ट लेकर आएं। अरसलान क्या मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर एक बच्चा इतनी मेहनत जैसा आप कह रहे हैं तो हमारे पास एग्जांपल है कराची बोर्ड के रिजल्ट्स की। क्या हो रहा है, आई हैव बिन माई कॉलेज, माई स्टूडेंट्स हैव बिन अ विक्टिम के मेरे पास 92% वाली बच्ची का जब वो अपीयर हुई और टॉपर हमारे कॉलेज की, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 4 पेपर में सप्ली। बट वही बच्ची जब काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू प्राइवेट बोर्ड से गई, शी एक्सेल्ड, शी मेंटेन दैट 90%। सर इंटेग्रिटी की बात है, इंटेग्रिटी की बात आती है। और ये कितना बड़ा अलमिया है, बिल्कुल कितना बड़ा अलमिया है रियासत का को कितना यानी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि हुकूमत जो बोर्ड चला रही है उसके बारे में ये जुमले कहे जा रहे हैं और आपके जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर ये बात कही जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बात का मैं जवाब दूंगी आपको इस तरह से कि देखिए सर, बोर्ड कोई भी ख़राब नहीं होता, हर बोर्ड की अपनी एक असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। हर बोर्ड एक तरीके से, कुछ बोर्ड्स होते हैं थ्योरेटिकल असेस कर रहे होते हैं, कुछ बोर्ड होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड स्किल बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक मेरा बच्चा है जो कि थ्योरी याद ही नहीं करता, रोट लर्निंग पे वो नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा है स्किल्स में, मैं क्यों ना उसके लिए स्किल्स ऑप्ट करूँ, ठीक है। अब जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज, आपने देखा है जो रट्टे में मास्टर होते हैं, ओ फिर वो जाएं उस बोर्ड में, वो चले जाएं, वो रट्टा लगाए, वो रट्टा लगाएं, पेज पे पेज भरे हैं, पेज पे वो conceptual understanding सर सिर्फ पेज ना भरें, फिर वो मीनाकारी भी करें, बड़ी बड़ी हेडिंग्स भी डालें, करें, अंडरलाइन करें उसको बाकायदा, बिल्कुल, और जितने पेजेस उतने मार्क्स। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ जाता हूँ, स्टूडेंट के सवाल होने चाहिए जी, फरमाइए। माई क्वेश्चन इज़ दैट कि कौन सी ऐसी करियर फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हैं लेकिन हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं और हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब आने वाला दौर किन 2 फील्ड्स का है। टेक्नोलॉजी तो हमें पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकेंडली मेडिकल टेक्नोलॉजी। सो आप ये देखिए कि इस वक्त ज़ियाउद्दीन इज़ द ओनली बोर्ड जो कि आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, प्री फार्मेसी कर रहा है, प्री नर्सिंग कर रहा है, आपको प्री रिहैबिलिटेशन कर रहा है, ठीक है। सो आप उन फील्ड्स में जाएं। आप आज के डेट में किसी भी कंट्री में अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के मिल रहे हैं, डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं वो। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहो हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के हाजिर खिदमत है। आज हमें ज़ियाउद्दीन कॉलेज में, और अब हमें ज्वाइन किया है मैडम फरियाल हुसैन साहिबा ने, जो कि प्रिंसिपल हैं ज़ियाउद्दीन स्कूल से।
स्कूल एंड कॉलेज, यस। स्कूल एंड कॉलेज बोथ, Yes, चले, दैट्स yes. गुड। तो मैं चाहूंगा कि कुछ सवालात ले लेते हैं, फिर Sure. आपसे उसका जवाब हम Definitely, चाहेंगे। definitely. जी, क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग ऐसी कौन सी बिजनेस चीज़ों को सोच सकते हैं मार्केट नीड्स के हिसाब से, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल स्किल्स पे स्टार्ट कर सकें, भले वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी फील्ड में वो हो। क्योंकि अक्सर सोचा जाता है कि कॉमर्स का बच्चा है तो ही वो बिज़नेस करेगा, इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएगा, वो जॉब करेगा। इस तरह की सोच क्यों? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अर्ली एज के अंदर क्या बच्चों को बिजनेस की तरफ लाया जाए या नहीं लाया जाए, और उनको टोटल जो है वो हम फोकस रखें उनकी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि जी, अगर ऐसा वो है। एक दफ़ा कुछ अर्निंग करने लग गए तो ऐसा ना हो कि मुश्किल हो जाए। Absolutely. क्या राय है आपकी मैडम? मेरे अपने बच्चों का ये है कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, जब वो स्कूल में उसका जो पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, जो एंड ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट होता है, उनको कहा गया था कि आप लोग ने एक डिज़ाइन करना है, एक जैकेट विच आप लोग डिज़ाइन भी करेंगे, मार्केट भी करेंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे एंड सेल इट। ठीक है, दिस वाज ए पर्सनल प्रोजेक्ट जो एंड ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेदर जैकेट स्कूल के लिए बनाया था, इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया, इन्होंने मार्केट ट्रैकिंग किया कि कौन सा लेदर हमारे पाकिस्तान या कराची में इस्तेमाल होता है, उसकी टैनिंग कैसे होती है, स्टिचिंग कहाँ होगी, कॉस्ट इफेक्टिव क्या। काफ़ी डिज़ास्टर्स हुए थे कि उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हो रही थी, कि उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, दैट दे हैड टू फिगर इट आउट। आइडिया ये है कि जब तक बच्चों को ये फिजिकली उनको एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। एज का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। Grade किस एज के 11. अंदर आप कहती हैं करना चाहिए? दे शुड बी एक्सपोज टू इट, यस। कुछ ना कुछ थोड़ा एक्टिविटी बहुत होनी चाहिए। एक्टिविटी। अभी हमारी बात हो रही थी स्किल्स की, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल्स होती है, पर जब वो जॉब या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो या तो फिर वो ग्रेड्स देखते हैं या तो फिर डिग्री देखते हैं। उनको चाहिए होता है एक्सपीरियंस, डिग्री, तो स्किल्स क्यों नहीं देखते वो? नहीं तो डिग्री भी तो चाहिए ना, एक एंट्री का दरवाज़ा है, तो आप दरवाजे से चले गए, अब उसके बाद 10 लोग गए, हाँ, लेकिन तो कामयाब हो गए, इसमें स्किल ज़्यादा अच्छी हो। हाँ, तो तो स्किल्स पहले आप वो दरवाज़ा तो खोलें, दरवाज़ा तो डिग्री से खुलेगा। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन तो है, डिग्री ले, होती डिग्री but ज़रूरी they है, want the- डिग्री ज़रूरी है, डिग्री होती है। तो आप डिग्री लें। डिग्री के साथ साथ दे आल्सो वांट एक्सपीरियंस, पर हम तो न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर व्हाई? अच्छा, इसका एक जवाब ये है कि Experience. बेटा थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हर जॉब में आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयर्स होते हैं और कुछ ऐसी जॉब्स आती हैं जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है फ्रेशर्स और न्यू बिगिनर्स। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप इज टू गिव यू सम फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस। तो अगर आपको इस तरह की जॉब करनी है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, स्टार्ट विद इंटर्नशिप्स। ठीक है, ठीक जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारी तालीम में इतना अखराजात करते हैं, तो जब हम आगे चल के किसी अपॉर्चुनिटी या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर उस जॉब में इनकम कम होती है या फिर वो अपॉर्चुनिटी हमें दी नहीं जाती, तो वैसे कौन सी फील्ड चूज़ करें जो हमारे करियर के लिए बेस्ट रहे? जी, अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा हम कौन से स्किल सीखें, हम क्या करें। बेटा, तुम लोगों के हाथ में तो मोबाइल्स हैं, हमारे ज़माने में तो मोबाइल्स नहीं होते थे। रिसर्च करो, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ फ्री स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, वो करें एंड स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द वेरी यंग एज। एक्सपीरियंस करो ना, क्या हो गया, तुमने कोई पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा दिए, 150 रुपये से स्टार्ट करो एंड यू विल सी कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है, चाहे बिजनेस में लॉस हो जाए, एक्सपीरियंस तो आ रहा है। ठीक है, और फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक डिग्री के लिए एक चीज़ पढ़ रहे हैं, परसू कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए, ये प्रॉब्लम होती है, मिसाल एक डॉक्टर भी अगर बनता है इतने खर्चा करके और हाउस जॉब में उसको कितने कम पैसे मिल रहे होते हैं, बात पैसे कम ज़्यादा की नहीं है, बात आपके एक्सपीरियंस की है, आपके टारगेट्स की है, आपके गोल की है। एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं कमाने लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा एक्सपीरियंस करें। अभी आपने पढ़ा है, अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए, प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें सीखें, आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है आप उस हाई जो लिमिट होती है उस पर पहुँच जाएंगे। असल चीज़ अपने अंदर एक्सीलेंस लाना है, एक्सीलेंस लेकर आए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आला तालीमी इदारों में दाखिला लेने के लिए क्या क्राइटेरिया और क्या क्वालिटी देखी जाती है? आला तालीमी यानी कि बैचलर्स या मास्टर्स?
बैचलर मास्टर्स के लिए ना, जी। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ही कम है। सर आप बताएं। देखिए इसके लिए डेफिनेटली आपके ग्रेड्स तो एक जैसा रिजवान साहब ने बोला कि एक एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन आपके स्किल सेट जो आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यूज भी शेड्यूल करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत पहले सिर्फ टेस्ट की बेसिस के ऊपर आपको इंडक्शन मिल जाती थी, तो आपको जो स्किल सेट है, आपका पर्सोना, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपके ये जो स्कूल और कॉलेज लाइफ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने इन स्किल्स को नर्चर करने की। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में पार्टिसिपेट करना इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहाँ पर जब आपके स्किल्स नर्चर होते हैं और आप जब एक टेस्ट की एक जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आप एक मार्क्स सिक्योर करके जब एंटर करते हैं, तो वो स्किल सेट आपको डिफाइन कर उधर आपको पहुंचा देते हैं जहां पर आपका एम होता है इवेंचुअली पहुंचने का। सो स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं पाकिस्तान में। मतलब जो जिन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत एडमायर किया जाता है वो बहुत लिमिटेड है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब चंद लोग ही वहाँ तक जाने। तो इसका मतलब अपने आप को तैयार करना है उसके लिए, अपनी तमाम ग्रेड्स भी अच्छे लाने हैं, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर लेकर आना है। तो हर चीज़ हर तरह से अपने आप को तैयार करना है, और इंशाल्लाह आपको मिल जाते हैं, आप पहुँच जाते हैं, बेफिक्र हैं, आप पहुँच जाएंगे। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करने में इन साउथ एशियन कल्चर डिस्करेज क्यों करते हैं ज़्यादातर? उसमें मेनली एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है और एक एलिमेंट ऑफ केयर भी होता है। आप उससे पेरेंट जो एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल एक हुआ है कि माँ या बाप जब एक चीज़ से गुजर चुका होता है तो अपने बच्चे के लिए वो रिस्क वो नहीं लेना चाहता। सो एक तो ये एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा साउथ एशियन इकोनॉमी, साउथ एशियन कल्चर, साउथ एशियन आपका अगर आप जीडीपीज वगैरह देखें, इवन चाइना इज अ नेबरिंग कंट्री बट इट हैज अ वेरी हाई जीडीपी, जापान फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट टू। लेकिन आप इटसेल्फ जो आप जिस माहौल के अंदर होते हैं वहां पर एट टाइम्स पेरेंट्स ऐसे रिस्क लेना अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो रिस्क ना लिया जाए? नहीं, कामयाब होने के लिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे सो आप इन माय ओपिनियन आप कामयाब तब तक नहीं हो सकते जब तक आप रिस्क लेना नहीं सीख लेते। सो इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ज्यादा से ज्यादा देखिए, मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं, क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ। देखिए बंदा जब तक ठोकर खा के उठता नहीं है तब तक उसको उसका एहसास नहीं होता, उसको उसकी रेमेडीज नहीं पता होती, उससे बचने का सलीका नहीं आता उसको। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगी, सर ने बहुत अच्छी बात की कि आप रिस्क लेना सीखें, रिस्क टेकर्स बने, बट ऑन व्हाट? इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, कोई डिसीजन मेकिंग करें तो आपके पास पूरा होमवर्क होना चाहिए, उसके ऊपर जाके रिस्क लें। ऐसे नहीं कि आप सुबह उठे और आपने आगे कह दिया। और भी होती है कि अगर कोई खास शोबा है और उसमें कोई ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, किसी ने कामयाबी हासिल की है, या आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, आप हज़ारों लोग रखना चाहते हैं, लेकिन ये काम कोई और पहले कर चुका है, तो आप अगर उधर जॉब कर लेंगे, थोड़ा लर्निंग कर लेंगे कि भाई ये कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कैसे जो है काम हुआ है, तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो ये एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि कहीं कोई लैकिंग है तो वो कवर कर लेंगे। जी नेक्स्ट। मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे हमारी डिस्कशन हुई है तो उसके अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसर्न ये है कि हम इंटरनेशनल चले जाएं और बाहर चले जाएं, तो ऐसा क्यों है? हम अपने मुल्क में रह के पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोच सकते कि हम अपने मुल्क में रह के सक्सेसफुल हो जाएं? जी वेरी वैलिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, लेकिन इसके अंदर मैं ये फील करता हूँ कि इसके अंदर ज़रूरी ये है कि बच्चे के अंदर स्कूल लेवल से या इंटरमीडिएट लेवल से व्हाटएवर द क्वालिफिकेशन है, एक एलिमेंट ऑफ जो ग्रेड्स तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे हटकर बच्चों को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना जहां पर वो अपनी कंट्री के बारे में जाने इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम आप उनका कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे ज़माने में ये था कि अगर हमने बाहर जाना है 50% हम लोग वापस आ जाते थे, माँ बाप परेशान नहीं होते थे। अब जो है बच्चों का है कि जी हम बाहर चले जाएं, पैसे कमाएं, वहीं रह जाएं और हम पैसे माँ बाप को भेज देंगे। वो कल्चर हमारा ख़त्म होता चला जा रहा था जहाँ हम लोग का जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। अगर एक बच्चा चला गया 4 आदमी और है उस बच्चे को देखने के लिए। अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, माँ बाप परेशान हो रहे, तो अब वो कहते हैं ना रिलक्टेंस है कि जी बच्चों को भेजें ना भेजें, डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जो है ना, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का सुना है
कि जी हम बाहर जाके गया था, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा माहौल है। उनको ये नहीं पता कि रियलिटी है क्या वहाँ पे। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप लोग रहें, डॉर्म्स में रहें, वहाँ पे जब खुद ही खाना पकाना होना होगा या खुद ही, सॉरी टू यूज अ वर्ड, के बाथरूम धोने होंगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा। इट्स नॉट सिर्फ एजुकेशन। बिल्कुल, जी जी। मैं इस बात का ऐसे शुरू करूंगी, वो कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीन, On the ठीक है, other side. तो ऑन द अदर साइड आपको यहाँ से बैठ के लगता है वहां पे तो पता नहीं क्या होगा, हमेशा लेने के लिए कोई बड़ी पर्सनालिटी आ जाएगी और हम वहां से वापस आएंगे तो, और होता भी है बाय द वे। हम काफी सारे ऐसे मीम्स भी देखते हैं, लोग वापस आते हैं तो बड़ा उनको वेलकम मिलता है, एक हफ्ते के लिए वो आते हैं, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो वहाँ पे किस तरह की नौकरियां कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। चाहे आप वहाँ कितना भी एक्सेल करें, किसी भी लेवल पे चले जाएं, आपको वापस अपने मुल्क की याद भी आएगी, आपको जो इज्जत और प्यार और मोहब्बत मिलेगी। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ काफ़ी सारी पाकिस्तान से बाहर गुजारी है, और आई यूज्ड टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे सिर्फ आप ना, मतलब एक टाइम आता था, आप क्रेविंग होती थी आपको कि कोई आपको उर्दू में बात करे, क्योंकि आपकी अपनी ज़बान नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और ये इंसान की इन्नेट क्वालिटी है कि ना उसको अपने मुल्क के, अपने लोगों की, अपनी ज़बान की याद आती है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं ना, अगर हम उतनी स्ट्रगल यहाँ करें, हम नेशनली भी हो सकते हैं। ये परसेप्शंस होते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो आप लोगों के दिमाग में, और आप लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बिठाते हैं कि बाहर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ सक्सेसफुल है ना, बिलीव में आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये सवाल अक्सर मैं, बल्कि हर हफ्ते जब शोज़ करने यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो इस पता नहीं क्यों मौजू कोई भी हो, घूम फिर के ये बात ज़रूर आ जाती है। ठीक, मैं खुद भी हैरान हूँ पिछले खासतौर पे 1 साल के अंदर। बुनियादी तौर पे ये सवाल इसलिए क्रिएट हो रहा है, आप लोगों की बातें बिल्कुल ठीक है जो आपने कही हैं, और बहुत चैलेंजेस हैं बाहर जाके, फिर भी हम जो है जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कुछ हमें नाउमीदी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो एक फ़िज़ा बन गई है ना, कि एक चाहे बंदा साइकिल पे जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बस में जा रहा है, या कोई बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है, तो भी वो नेगेटिव बात कर रहा है। तो हम जो हैं अपनी एतमाद जो हमें अपने मुल्क पर और अपनी रियासत पे होना चाहिए, जो एक रिश्ता मजबूत होना चाहिए, वो कमज़ोर हो रहा है। तो इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो गवर्नेंस का भी है, कि गवर्नेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम ये नहीं कहते कि एक दिन में जो है आप पता नहीं पेरिस बना देंगे या पता नहीं क्या बना देंगे हमारी सड़कों को, और दूध की नहरें शायद बह जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन होती है होप की तरफ, कि आज कुछ हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा, परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उस डायरेक्शन पर हैं। ये जो फेलियर है ना, ये हम होप नहीं दे पा रहे अपनी कौम को, अपने नौजवानों को। और बहुत सारी कौमें हैं दुनिया की जो बड़ी पीछे थी, आज कहाँ पहुँच गई हैं। तो हमें उस डायरेक्शन की तरफ जाना होगा, और अभी तक हम उस पहले कदम पे नहीं पहुँचे। अफसोसनाक बात यह है कि हमने वो पहला कदम ही नहीं रखा जो हमारे अंदर उम्मीद पैदा करे, यकीन पैदा करे कि नहीं जो है हम कुछ करेंगे। यकीन बल्कि बड़ा अच्छी बात है कि यकीन जो है हमें होना चाहिए अपनी रियासत पे, अपनी अरबाब इख्तियार पे, अपने सिस्टम पे, और सबसे बढ़कर अपनी आवाम पे, कि हम बहैसियत नेशन, एक कौम जो है ना, वो कुछ कर जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। ये जो यकीन और उम्मीद है ना, ये खो गया है। इसलिए मेरे हर हफ्ते मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, हर हफ्ते जो है ना मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ता है कि भाई बाहर क्यों जाएं और यहाँ क्यों हैं। खैर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त ख्याल आपका इज़हार किया। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारा पाकिस्तान।